अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। तीन चार चीज़ें आज ज़रा डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पे एक तो ये कि जो इमरान खान का इंटरव्यू है विद रॉयटर्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा है कि अप्रूवर्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको वादम ऑफ गवाह कहते हैं। और ये वो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए हैं वो सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हैं। उनका मकसद ये है कि मुझे उसमें डाल के और ख़त्म किया जाए और किसी तरीके से साइडलाइन किया जाए। और जिस तरह भुट्टो साहब का आपको याद है कि FFS जो थी, वो एक फोर्स जो थी, उसके जो सरबराह थे उनको बनाया गया था अप्रूवर। तो इस तरह का वो कह रहे हैं कि हो सकता है। और फिर साथ साथ हमने देखा है कि जो उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं अपने ह्यूमन राइट्स के वाले से, और जो वहाँ पे आपको पता है जिस तरीके से आजकल हाई हैंडेडनेस हम देख रहे हैं, उस वाले से वो भी ज़रा देखते हैं। साथ साथ जो मामला चल रहे हैं इकोनॉमी के, आपको पता है कि इकोनॉमी में इस वक्त IMF का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, और वो इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे, क्योंकि IMF इनको बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ा रहा। आप कह रहे हैं कि जी जो ये वाला जायज़ा है और अगला जायज़ा जो होगा उसको यकजा किया जा सकता है, और अगर ऐसे कर लेंगे तो ठीक है, वरना फिर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम तो फिर अपना बेल्ट टाइटनिंग करेंगे। तो पता नहीं वो कितनी और बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी इसको। अच्छा, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी एक तारीख पर अगर आप तय कर लें तो उम्मीद है कि ये मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शंस हो सकेंगे और उस पर मुतफिक हो जाएंगी सियासी जमातें। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और बाजवा साहब के बारे में जो फ्रांस में हुआ है उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर महदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू यादव भाई। मुझे पता है आप बहुत थके हुए हैं, आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका दिन गुजरा है, लेकिन फिर भी ये चूँकि नेशनल इस वक्त जो डिबेट चल रही है उसमें हमने अपनी ज़ाहिर है कि ओपिनियन तो देनी होती है। तो बाजवा साहब के बारे में थोड़ा सा मेरा ख्याल है बात आप कर ही लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर बात तो कर ली है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपका भी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कि वो जो वीडियो आपने देखी होगी और जो फ्रांस में जिस तरीके से वो एक कोई अफगान हमारे हमसाया मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले साहब थे जिन्होंने उनके साथ ये इस तरह किया है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इसार भाई, मैं तो ना इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री देखता हूँ। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो जो लोग अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं और तबाही और बर्बादी लेके आते हैं, वो लोगों के गुस्से से बच नहीं सकते। और ये गलतफहमी लोगों को होती है कि जी हम हर वक्त ताकत में रहेंगे, हमारे पास हर वक्त फौज होगी, हथियार होंगे, गार्ड होंगे, हम बच सकेंगे। हमें पूरी तारीख अगर आप सिर्फ 1945 से लेकर अभी तक अगर आप देख लें, दूसरी जंग अजीम के बाद आप देख लें, आप तमाम सोवियत यूनियन की जो रिपब्लिक्स थी उनका हाल देख लें, तमाम जो डिक्टेटर्स थे हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर, फौजी जो डिक्टेटर थे उनका आप हाल देख लें, बच के कोई नहीं जा सकता। मैंने तो एक आज एक बहुत सख्त आर्टिकल लिखा है, उसका मैं कुछ जिक्र करूंगा थोड़ी देर बाद में। उसमें एक मैंने चीज़ ये लिखी है और ये मैं बहुत सोचे समझे कंसिडर्ड ओपिनियन अपना दे रहा हूँ कि जिस तरह इजरायलियों ने दुनिया के हर कोने में जाके उन नाजी जर्नैलों को और उन लोगों को तलाश किया था जिन्होंने यहूदियों के खिलाफ बर्बरियत की थी और उनको गैस चैम्बर्स भेजा था, मैं आपको आज बता रहा हूं कि इसी तरीके से हम पाकिस्तान में जब सुबह होगी, फजर होगी, फजर के बाद और वो वक्त आएगा, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि जी नजर नहीं आ रहा कोई। मैंने कहा देखें जी, डॉन हैज टू ब्रेक, सुबह आनी है, ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का असूल है। तो लाइट तो आनी है, कब आती है ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन इसी तरीके से जिस तरीके से ये लोग चाहे फ्रांस में जाके बैठे और एक अफगानी से गालियां खाएं, चाहे ये अपना कनाडा भाग जाए मुराद अली शाह की तरह, चाहे दुबई भाग जाए ख्वाजा आसिफ, मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब, या यूके भाग गए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या आसिम भाग जाए कहीं अपने जहां इसने पैसे बना के रखे हुए, चाहे इसके जर्नैल नदीम जो कहीं भी भाग जाए। अब वो जमाना आ गया है कि हम इनको उसी तरीके से, और मैं हम कहता हूं, मैं फौज की तरफ से
पाकिस्तान के जो हमारा जो अदालती निज़ाम है उनकी तरफ से और उन फौजियों की तरफ से बात कर रहा हूं जो कि इस वक्त डरे बैठे हैं लेकिन मुहिब वतन है। मैं उन पुलिस वालों की तरफ से बात कर रहा हूं, मैं उन अदलिया के लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं, मैं उन ब्यूरोक्रेसी के लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जिनके साथ बहुत ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। ये सब तैयार हैं कि जी जिस दिन वक्त आएगा हम आपके सामने एविडेंस भी पेश करवाएंगे, जुडिशल कमीशंस के सामने, अदालतों के सामने, चाहे बाजवा हो, चाहे आसिम हो, चाहे नदीम अंजुम हो, चाहे फैसल नसीर हो, चाहे कोई मर्जी बंदा हो जो इसमें मुलव्वस था, उनको हम दुनिया के कोनों कोनों से लेके आएंगे, अदालतों के सामने पेश कराएंगे, फेयर एंड फ्री ट्रायल करवाएंगे और जिसकी जो सजा होगी, अगर आर्टिकल 6 है, बगावत की है, ट्रेचरी की है, मुल्क के साथ गद्दारी की है, तो जो उसकी सजाए मौत वो मिलेगी। जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की हैं, जिन्होंने कत्ल गारत की है, जिन्होंने हमारे अरशद शरीफ को कत्ल किया है, जिसने सलीम शहजाद जैसे को आज से कुछ साल पहले किया, जिन्होंने फाटा में बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं, ये अब सफाया एक दफा होगा। इसके अंदर हमने छोड़ना किसी को नहीं, अगर छोड़ दिया तो ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। हाँ, ये जरूर है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी होगी जिसके अंदर जो अपने गुनाह मानेगा पब्लिकली आके कहेगा मैंने इस आदमी को कत्ल करवाया, मैंने हुक्म दिया था इमरान रियाज के कत्ल का, और वहां पर कुछ गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जो इसके पीछे सारे अरशद शरीफ और मुझे तो लगता है कि इमरान रियाज का मुझे बहुत खौफ है। जिस तरह आज अदालत ने कहा है जी 10 दिन के बाद हम पूछेंगे, और ये जो वीडियो इसकी अगवा की है वो भी जी इनके तफ्तीशी अफसर के हवाले किया। ये अदलिया की तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन अदलिया के ऊपर हमने बात जरूर करनी है क्योंकि मैं आज यकीन करेंगे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं ये जो हमारी अदलिया का सिलसिला चल रहा है इसके ऊपर। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें ठीक है, वो कोर्ट ट्रायल्स वगैरह मुझे याद है, ये ज्यूज ने जो हुए थे वो सारे के सारे ट्रायल्स उन्होंने एक एक बंदे को सही मानों में पकड़ के उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया था। सर उन्होंने 50 साल बाद जाके लोगों को पकड़ा। ये नहीं बचेंगे, ये नहीं बचेंगे, इनके खानदान नहीं बचेंगे। मैं थ्रेट नहीं कर रहा, मैं तारीख बता रहा। हमने अपने मुल्क में जिन लोगों ने तबाही और बर्बादी मचाई है, और खास तौर पे पिछले 13 महीने में मेरी नजर में 2 आदमी हैं जिनकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में एक खौफ, एक भयानक डर, एक टेररिज्म, रेन ऑफ टेरर है, वो है कमर बाजवा और आसिम मुनीर। भाई साहब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग ये भूले ना। हम ये जहांगीर तरीन की पार्टी बन रही है, मुराद रास अपने 35 बंदी की प्लान रहा है, वो जरदारी आके इधर से खरीद रहा है, वो कह रहे हैं जी कुछ चिड़ियां उधर चुगेंगी दाना। ये सब जो है ना ये छोटे गेम है, ये सारे ये इनके ऊपर हमारी जो है ना मडीड द वाटर्स है। हमें असल जो मैं पिछले 9 साल से मैं लिख रहा हूं, ऑफिशियली अखबारों में छपा हुआ है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जो असल रूट कॉज है वो पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ की बेलगाम बेकाबू ताकत है। उसका मुजाहरा हमने पिछले मार्शल लॉ में तो देखा, लेकिन जो हमने 9 अप्रैल के बाद देखा और फिर हमने 29 नवंबर के बाद देखा आसिम मुनीर की हरकत, अगर किसी को जरा सा भी शक है ना कि ये बर्बादी और तबाही पाकिस्तान की किसी और वजह से है, ओ जी सियासतदान बड़े खराब थे जी, ओ जी अदलिया हमारी बड़ी कमजोर है, ओ जी पुलिस करप्ट है, ओ जी हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन की किसने, तबाह किसने की? फौज की तबाही पे अब आ गए। हमें एक चूरन बेचा जाता है फौज की तरफ से, ये जी फौज के खिलाफ बात ना करें, फौज पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फौज को कुछ हो गया जी तो मुल्क का क्या होगा, फौज ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है। मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं, मुझे आप ये बताएं, ये आसिम मुनीर और बाजवा ने जो 13 महीने में फौज के ऊपर कारी ज़र्ब दा, इनसे ज्यादा किसी आदमी जिम्मेदार है इस पाकिस्तान अफवाज को बर्बाद करने में, तबाह करने में, उसके अंदर तफरीक आने में? ये तो बचाओ जी, मत कहो जी जो चौकीदार है जिसने घर का दरवाजा खोल दिया, सारे डाकू लुटेरों को अंदर घुसा दिया, अंदर घर वाले लोगों को लूट लिया, उनकी इज्जतें लूट ली, उनकी माएं बहनें बेटियों को आपने उनकी इज्जतें लुटवाई,
और आप कहते हैं आप चौकीदार को कहीं मत। नहीं नहीं नहीं, चौकीदार को मत कहो, इसलिए वो तीसरे घर में दूर जो है हमारा एक दुश्मन है, वो अगर हम पे हमला कर दे तो हमारा पे चौकीदार कौन होगा? हमें ऐसा नहीं चौकीदार चाहिए। हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो हमारे घर की हिफाजत करेगा। हमें कौन सा ऐसा चौकीदार चाहिए जिसने घर का दरवाजा खोल के ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलू, शाहजहान बुख्ती, इस किस्म के गलीज सब ह्यूमन लोग, मरियम सफदर, बिल्लू रानी, इन लोगों को आने दिया। ये किस किस्म की लॉजिक है? मुझे असरार भाई नहीं समझ आती। ये हमें इधर उकसाते हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल कहता है ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि इनके अनपढ़ जाहिल लोगों के हवाले किया जाए। खुदा की कसम, रिटायर्ड है, बड़े आले ओहदे पे रहा हुआ है क्यानी के जमाने में, कहता है एक निजी महफिल में कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है। तो उससे पूछा कि तुम फिर चलाओगे? कि हाँ। तुम्हें कैसे पता है? तुम कौन होते हो इतने पढ़े लिखे अपने आप को समझते कि तुम लोगों ने मुल्क का किसी को, साहब एक सवाल, किसी को शक है कि पिछले 13-14 महीने होने वाले हैं इसके जिम्मेदार आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है? किसी को कोई शक है इसमें? किसने ला के दिया? कौन लेके आया नवाज शरीफ को? कौन लगाया क्या शहबाज को, जरदारी को, फजल रहमान को? कौन लेके आया? मैं लेके आया? आप लेके आए? अदलिया लेके आई? अदलिया ने तो बहुत उस वक्त बहुत गलत काम किया जो उन्होंने, वो जो सूरी का केस था, लेकिन बिठाया, इनको ताकत दी, इनसे लोगों के ऊपर जो बर्बरियत, कत्लो गारत, माँ बहन बेटियां बहनों की इज्जतें लूटी गई, वो किसकी ताकत से, किसके हुक्म से? कभी कोई सियासी लीडर दूसरी सियासी पार्टी की माओ बहनों बेटियों बीवियों के ऊपर उनकी इज्जतें लुटवाएगा अरेस्ट करके? कभी भी नहीं। ये तो हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह के मामला चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ट्वीट्स की बात हुई है, उसमें इमरान खान साहब ने मियां असलम इकबाल साहब के बारे में भी बताया है क्या क्या उन्होंने लिखा है, और फिर उन्होंने साथ एक ट्वीट ये भी शेयर किया, किसी ने लिखा है कि जी मैंने हमेशा से आपका साथ दिया है, पहले दिन से, जिस दिन से आपने पहले इलेक्शन लड़ा था, और लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, लेकिन अब बात औरतों तक आ चुकी है, तो मैं अब क्या करूं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जहाँ पे हम एक तरफ देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन, हमारी जो बहनें बेटियां हैं, वो उनके साथ एक बदसलूकी का मुजाहरा किया जा रहा है, और जिस तरीके से पुलिस हाई हैंडेडनेस दिखा रही है, जिस तरह मियां असलम इकबाल साहब ने बताया कि उनके घर से उनकी बेटी का जहेज उठा के ले गए, तो ये वाला जो एटीट्यूड है, ये देखें ना, ये तो किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में हो सकता है कि इस तरह के खुदा न खास्ता साहब हम तो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। साहब इसार भाई, हमने ये पूछना है कि सवाल पूछना है कि ये पुलिस वाले क्यों कर सकते हैं? खौफ नहीं है ना उनको? खौफ नहीं है कि उनको सजा दी जाएगी? ये कैसे यूनुस खोकर या यूसुफ खोकर जो सेक्रेटरी इंटीरियर था, कैसे उसने इजाजत दे दी कि अरशद शरीफ के खिलाफ सेडिशन के केसेस फाइल कर दो? मुझे ये बताएं, कैसे जानजेब जदून जो एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद का, कैसे उसने इजाजत दे दी कि अरशद शरीफ जैसे बंदे पे 16 केसेस करो? किसने हुक्म दिया मलिर के एसएचओ को, आईएसआई वाले ने, कि जी इसके खिलाफ सेडिशन के? ये सारे हुक्म फौज की तरफ से आते हैं, फौज के आर्मी चीफ की तरफ से आते हैं। मैं कोर कमांडर के घर की आपको बात बताता हूं जो मुझे जब अभी पता चली, कल मैं मैं तो कांप गया। जो इनका चीफ ऑफ स्टाफ है, मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर रहा कि उसने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे बताया गया कि उसने अपने लोगों को कहा कि मुझे आसिम मुनीर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया फोन करके कि जब ये अटैक तुम्हारी तरफ जो लोग हो रहे हैं, तुमने अपने कोर कमांडर की फोन नहीं उठाना। आप सोचें, वो खुद कह रहा है, बिकॉज सलमान गनी ने अगर मदद मनवानी होती या कुछ करना होता, वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ को फोन करता, उसका फोन नहीं उठाया 6 घंटे तक। सुने, ये भी मुझे खबर मिली है कि डायरेक्ट आसिम ने उन कर्नेलों को फोन किया है जिनकी जिम्मेदारी थी कोर कमांडर के घर को गार्ड पहुंचाने की, जिन्होंने क्यूआरएफ लगानी थी, क्विक रिस्पांस फोर्स को, जिन्होंने नाके लगाने थे, कि तुमने ये सब नाके हटा दिए। याद है मैंने आपको परसों कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड, ये डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है एक ब्रिगेडियर को, डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कर्नल को, बाईपास कर रहा है कोर कमांडर को, बाईपास कर रहा है ब्रिगेड कमांडर को, बाईपास कर रहा है डिव कमांडर को। फिर इस आदमी ने डायरेक्ट हुक्म दिए दोनों डिव कमांडर्स को, 10 डिव के और 11 डिव के, कि अगर तुम्हें डायरेक्टली कोर कमांडर फोन करता है, तुमने उसके हुक्म नहीं मानने।
ये आसिम मुनीर के हुक्म है। अगर किसी को कोई शक है कि कोर कमांडर के घर पे जो आग जलाई गई है वो आसिम मुनीर ने जलवाई नहीं है, वो बहुत ही कोई अहमकों की दुनिया में रहता है। किसी को अगर कोई शक है कि अस्करी टावर जो जलाया गया है माल रोड पे, या जो रिक्रूटमेंट सेंटर लाहौर में जलाया गया है, या मियाँ वाली का जो जहाज जलाया गया है, किसी को अगर कोई शक है ना कि जी ये किसी और ने करवाया है या ये पीटीआई वाले करवाया है, वो बहुत बड़े या तो फ्रॉड के इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस किस्म की अहमकाना बात आते, या वो इनके साथ मिले हुए और वो करें। सार भाई, पाकिस्तान का मसला इस आर्मी के चीफ की बेलगाम ताकत है। उसके पीछे उसके कंधे पे अपने अपने काम सब चलवा रहे हैं। नवाज चलवा रहा है, शहबाज चलवा रहा है, जरदारी चलवा रहा है, जहांगीर तरीन भी चलवा रहा है। ये जो मुराद रास और ये हाशिम डोगर, ये बिके हुए लोग हैं। हाशिम डोगर का मैं 2-2.5 साल से कह रहा हूँ ये बिका हुआ आदमी है। ये 408 जो सेक्शन था ISI का, ये उसका MI का, ये उसका CO रह चुका है। इसके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं फौजियों के साथ। ये अंदर का मोल था। अब देखे ना सामने सारे बाहर आए। कई बेचारे मजबूरन आए हैं, मैं मानता हूँ। असद उमर मजबूरन आए उसके। आप असरार भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो सारी चीज हो रही है इससे हमें पाकिस्तान के आगे आने वाले पाकिस्तान, अगर ये आसिम मुनीर कब्जा रखे पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह कब्जा इसके जर्नैल जो ये हरकतें कर रहे हो, कब्जा जिस तरह इन्होंने पुलिस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा किया हुआ है, कारोबारियों को भी डराए धमकाएं, ये हमें क्या कौन सा पाकिस्तान बताता है? ये हमें बताता है कि हैदर मेहदी, इसरार कसाना या कोई एक आम बेचारा आदमी, हम तो चलो बड़े बोल्ड बातें करते हैं, एक आम आदमी कहता है यार ये फौज बड़ा गलत कर रही है, उसको उठा के उसको ये कह के तो हमारी, अल्लाह माफ करे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, हम उनको नंगा करेंगे, हम उनकी इज्जत लूटेंगे अगर तुम चुप ना करें। या उसको उठा के उसको मारते हैं, उसको तहखाने में बंद करते हैं, उसके ऊपर पट्टी डालते हैं, उसके सर पे हुड करते हैं, उसको 72 घंटे कपड़े उतार के उसके साथ वो ज्यादती करते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बात की और तुमने अगर पार्टी नहीं छोड़ी तो तुम हमारे साथ। ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का फ्यूचर इन लोगों के पास 100 अरब डॉलर भी आ जाए, इसरार भाई, यही फ्यूचर है। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में चला गया, PTI छोड़ के उसके भाई को उठा के ले गए। जनरल यूसुफ, वालिद साहब को और छोटे भाई को भी, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रह चुके हैं जनरल यूसुफ, बहुत जबरदस्त, जो मूंछों वाले, उनके दामाद को उठा के ले गए, जो पुराने एक IG के बेटे का था। रोहिदाद खान को उठा लेने गए, वो इतना बुढ़ा था बेचारा, 96 साल, वो कल उसको छोड़ के उसके बेटे को उठा के ले गए। ये आग सारे घरों में। एक बहुत अफलातून किस्म के अमरीकी मुबस्सिर हैं पाकिस्तान ओरिजिन के, मौका नहीं ढूंढते थे पाकिस्तान के ऊपर तबसरा करने के लिए, आर्टिकल करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। जब उनसे किसी ने राब्ता किया कि जी आजकल की ह्यूमन राइट्स अब्यूज पे, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मेरा खानदान खुद जो है, मैं उनको खतरे में नहीं डाल सकता। ये है सर, ये है पाकिस्तान, ये बाहर वाला पाकिस्तान, बाहर रहने वालों का, अंदर रहने वालों का। मैं ऑनेस्टली एहसार भाई, मैं खुदाई कसम बहुत सख्त परेशान हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ इस अफवाज पाकिस्तान के अफसरों को, इनके JCO NCO, इनके जवानों को, मैं इनको कहता हूँ, मैं तुमको उकसा नहीं रहा, लेकिन खुदा का खौफ करो। ये आग तुम समझते हो तुम्हारे प्लॉट्स, पर्क्स और प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स में तुम बच जाओगे? तुम समझते हो कि तुम्हारी तरह घर में आग नहीं पहुंचेगी? तुम समझते हो जिस तरह जनरल यूसुफ के घर आग पहुंची है, जनरल शुएब अमजद के घर आग पहुंची है, इमरान रियाज के घर पहुंची है, अरशद शरीफ के घर पहुंची है, नदीम अफजल चंद के घर पहुंची है, रोहिदाद खान के घर पहुंची है, उन लोगों के, जनरल आसिफ नवाज के घर पहुंची है, जिन लोगों ने इस मुल्क के, और आसिफ नवाज चोटी के आर्मी चीफ थे, बड़ी इज्जत थी उनकी, अगर उनके घर पहुंची है, 8-9 बड़े बड़े इस मौजूदा हुकूमत के बड़े बड़े सतून, वजीर आजम समेत उसको नहीं बचा सकी खतीजा शाह की, तो हम आप और बाकी जो गरीब है ना, इधर कोई होप है। मैं बता रहा हूँ इसरार भाई, बार बार बता रहा हूँ, ये फौज को खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगे, मुल्क को लेके जाएंगे। लेकिन ये जो साथ साथ ये जो हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, जिसमें आज उन्होंने रॉयटर्स को कह दिया है, ये देखे ना, ये तो बिल्कुल ही डिजास्टर होगा ना, खुदा ना खास्ता। सर यही तो मैं कह रहा हूँ,
ये इनकी हद तो नहीं रुकने लगी ना, ये तो हद से तो अब आसिम मुनीर इतना बेबस इन अ वे, मैं उसको बेबस इसलिए कहता हूं कि वो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो इस किस्म की एक ऐसी हरकत कर डाले जिससे बिल्कुल आप तीली लगा देंगे। इसको अगर ये खुशफहमी है कि मैं ये करके, जिस तरह इसके दो जर्नैलों ने मेरी तरफ पैगाम पहुंचवाया कि जी हमने भुट्टो को भी उड़ा दिया, हमने बेनज़ीर को भी उड़ा दिया, कुछ नहीं हुआ, हमने MQM को उड़ा दिया, इतने हथियार थे उनके पास, उधर भी कुछ नहीं हुआ। ये इनकी सोच है। ये लेफ्टिनेंट जनरल जो एक रिटायर्ड है, ये कहता है कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, पाकिस्तान के साथ इसी तरह होना चाहिए, ये सारे सियासतदान करप्ट हैं। तो उससे किसी तो ने क्या ये पूछा लोग, तो इनको ये नहीं पता चलता? अभी आज की वीडियो जो है अगर वो देख लें तो आप बाजवा साहब की बेबसी की इंतहा नहीं देखते हैं कि जहां पे वो एक आदमी के आगे वो बेबस बैठे हुए हैं, उनकी बेगम साहब साथ बैठी हुई है और बिल्कुल बेबस एक इंसान जिस तरह होता है कि चुप करके सरेंडर करके वो बैठ गए हैं और उन्होंने कुछ आगे से लफ्ज तक नहीं बोला। सर वैसे भी ये कावर्ड है, इसकी ये कावर्ड है, एज अ पर्सनली ही इज अ कावर्ड। आसिम मुनीर इज पर्सनली ऑल्सो अ कावर्ड। ये जितने लोग कावर्ड होते हैं ना, इनके पास जब ताकत आती है ये बहुत जुल्म करते हैं। ये कावर्ड है, ये कावर्ड। वो कम अज कम खड़ा होकर 2 कदम आगे ही ले लेता, या उठ के नहीं सुनी, गालियां सुनी, बेगैरत, बेज़मीर, बेशर्म, बेहया। और फौज की जो जर्नैल जिन्होंने इनका साथ दिया और बाजवा के साथ दिया, उसमें से एक बहुत बड़ा इस वक्त आपका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का है साहिर शमशाद, उसको कहते हैं ओए अपने पुराने गुलाम उनको धुलवा, कोई हरकत कर, इस आदमी को, आसिम मुनीर ये पागल है, इसको रोक। आसिम मुनीर इसरार भाई इलीगल आर्मी चीफ है, इसको हर फौजी कवायद और जवाबित के तहत 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना चाहिए था। इसने 25 अक्टूबर 2018 को DGISI का ओहदा संभाल के दफ्तर में बैठ गया। 18 अक्टूबर 2018 को इसने अपॉइंट हुआ, 9 सितंबर 2018 को प्रमोट हुआ। असूलन इसको 9 सितंबर 2022 को आना चाहिए था, फिर इसको 18 अक्टूबर 2022 को आना चाहिए था जब यह अपॉइंट हुआ है DGISI। चलो जी बहुत आपने दे दी, 25 अक्टूबर को इसको रिटायर होना चाहिए था 2022 को, नहीं हुआ। ये 27 कैसे पहुंचा? और जब इसका नाम गया है, ये रिटायर हो चुका था, इसको अपॉइंट किया इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद। इसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कोई फौजी समझता है कि जी मुझे इस आदमी का हुक्म मानना चाहिए, वो गलत समझता है, बिकॉज ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। ये आदमी बिल्कुल अहल ही नहीं है किसी भी कवायद और ज़वाबित, कॉम्पिटेंस को तो छोड़ दें। He is not legally, constitutionally, lawfully army chief appointed. He is not. He is an illegal. He is an unlawful. He is an unconstitutional. इसरार भाई मैं इस बात पर इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि लोगों को हदफ नहीं भूलना चाहिए। हदफ है आर्मी चीफ, हदफ है आर्मी चीफ की बेलगाम ताकत, जिसकी वजह से बाजवा ने जो किया, जिसकी वजह से आसिम मुनीर को। आप कभी सोच सकते हैं, मुझे आप ये बताएं, आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी ने 25-30 साल सियासत की हो, जितना मर्जी चोर चक्का बदमाश हो, शहबाज शरीफ जैसा या नवाज शरीफ जैसा या आसिफ जरदारी जैसा या फजल रहमान जैसा, क्या वो ये सियासत करने के बाद उनके अंदर ये सोच है कि यार हम अपने हरीफों के साथ, जो हमारे मुखालिफ हैं, उनके साथ ऐसा करें कि उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियों के साथ उनकी इज्जतें लूटे, 100 बंदों को कत्ल कर दें, जर्नलिस्ट को कत्ल करवा दें, 30,000 बंदा अंदर कर दें, 35,000 से ज्यादा रेड करें और इनके ऊपर कोई इसका बाद में चाहे इमरान ना भी करे, आप समझते हैं लोग भूलेंगे? ये नहीं, इनको ये है कि जी फौज है, करवा फौज रही है, ये उसका फायदा उठा रहे हैं और उनको यकीन है कि इमरान पावर में कभी नहीं आएगा, आर्मी रहेगी, यही अगले 3, 4, 5 साल बनाएगी, यही हमें बचाएगी, तो हम बचे हुए हैं। ये सारा काम मैं तीसरी दफा कहता हूं, सारा काम आसिम मुनीर और उसके जर्नैल करा रहे हैं। ये नदीम अंजुम, ये फैसल नसीर, ये बाबर इफ्तिखार, ये आमिर, ये इसका शाहिद इम्तियाज 10 कोर कमांडर, ये इसका AG आसिम मलिक, ये इसका CGS सईद, जिसका सुना है कि अब वो उसको शायद उसके
हाथ पांव फूल रहे हैं कि कहीं उसका ना हो जाए। ये इनकी जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान अवाम के ऊपर हमला किया है इसरार भाई। और अगर इन्होंने इमरान के साथ कुछ किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, देखे जी वो कितनी जबरदस्त कवाली थी कि तब तक सहर नहीं होगी ना जब तक देंगे अजान बिलाल। वो तो अल्लाह सुब्हान तआला को। लेकिन सर अजान भी होगी, फजर भी होगी, सुबह भी होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, होनी जरूर है। ये लोग नहीं बच के जा सकते। मैं फौज के अंदर मुहब्ब वतन फौजियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पुलिस वालों से, मैं रेंजर्स, पैरामिलिट्री स्काउट्स, कि खुदा के लिए हजारों साल की गुलामी का जो तुम लोगों ने लिबादा ओढ़ा हुआ है उसको हटाओ। अपनी माओ बहनों बेटियों का ख्याल करो, अपने गरीब पाकिस्तानियों का ख्याल करो, अपना ख्याल करो कि इससे तुम्हारा घर जलेगा। ये तारीख हमें बताती है, तुम्हारी बहन माओ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाएंगी। डरो उस दिन से। अभी तो सिचुएशन हम वही देख रहे हैं ना जो आज हमने देखी है। ख़ास तौर पे वो मुझे बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल याद आ गया कि दौलत, ताकत और इख्तियार इंसान को बदलते नहीं बेनकाब कर देते हैं। तो जब आपके पास कोई इख्तियार आ जाए ना तो फिर आपको पता चलता है कि आप असल में क्या हैं। जब आपके पास दौलत आ जाए तो पता चलता है कि आप असल में क्या हैं, तो आपका असल बाहर निकल के सामने आ जाता है। तो अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो जुडिशरी के हवाले से एक बहुत ही मायूस कुन किस्म की एक फीलिंग्स हमें मिल रही हैं कि कोई भी देखें इलेक्शन का बीच में मसला रह गया, बल्कि उन्होंने अब वो उसको इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। अच्छा अब कोई पता ही नहीं है कि जी 14 मई का जो था डिसीजन वो कहाँ पे चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हमारी जुडिशरी भी बिल्कुल ही बैठ गई है। उनको अपना मुझे बल्कि एक याद आ रहा है, साद सऊद जान साहब एक जस्टिस हुआ करते थे। जी साद सऊद जान, हाँ, तो लेट 90s में मुझे याद है उनको एक इस्तकबालिया दिया गया था, तो उसमें उन्होंने एक ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर सो मोटो एक्शन ले तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है हमारे मुआशरे में। तो मैं सोच रहा था कि वो आज से कोई मतलब 25-26 साल पहले वो ये बातें करके गए, लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि वहीं पे वहीं हम खड़े हुए हैं, कोई हमें पता नहीं है। कितनी ज़्यादा बेइज्जतियाँ हो रही हैं, कितनी इसमतें तार तार हो रही हैं, और हमारी अदलिया जो है वो चुप करके बैठी हुई है। ये इसरार भाई उस पाकिस्तान की अक्कासी कर रहा है जिस पाकिस्तान का मैं आपके पहले जिक्र कर रहा था कि कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। क्यों? अगर ज़्यादा आवाज़ उठाई उसकी बेटी उठा के ले जाएंगे, उसकी माँ को उठा के ले जाएंगे, उसको थ्रेट करेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, टॉर्चर करेंगे, फिजिकली अब्यूज़ करेंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको सहार सके। ये इसी तरीके से तो दुनिया में डिक्टेटरशिप्स कायम होती हैं। आप क्या समझते हैं डिक्टेटरशिप्स कायम होती हैं? खौफ आपको कोई शेर व शायरी करके थोड़ी होती हैं, आज़ादी देने से थोड़ी होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच देने से थोड़ी होती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने से थोड़ी। खौफ से, कत्ल से, टॉर्चर से, जेल में डालने से। लाख से ज्यादा कैदी हैं इस वक्त इजिप्ट में, इसलिए तो सीसी हुकूमत कर सकता है। और उससे पहले जब ये हुस्नी मुबारक और सदात पता नहीं कितने लाख और इनके थे, और जो मर गए पता ही नहीं चला। हमें पता ही नहीं चल रहा अभी तक कि इमरान रियाज खान को किसने उठाया। इमरान रियाज खान को पुलिस वालों ने ISI के हवाले किया। ISI का कोई अफसर था जिसका नाम होगा, बिकॉज पुलिस वाले ने शनाख्त करके ही दिया होगा ना उस मेजर को, कप्तान को, करनैल को। सबको पता है कि उसके बाद वो ISI हेडक्वार्टर लाहौर में उसको रखा गया, सबको पता है। इधर तक तो कंफर्म नहीं होते ना, उसके बाद हमें नहीं पता। तो आप कौन सी तफ्तीशी अफसर से क्या चीज मांग रहे हैं? उस अफसर पुलिस वाले को बुलाएं जिस आदमी ने उसको सियालकोट के एयरपोर्ट से उठाया। पहले तो उठाया कि तुमने भाई उठाया, तुम्हें किसने कहा उठाओ। फिर उसको सियालकोट से तुम लेके आए अब्बास लाइंस में लाहौर में। वो किस अब्बास लाइन में किसकी हिरासत में रहा? वो कौन सा पुलिस का अफसर था? उधर से किस पुलिस के अफसर ने हैंड ओवर किया ISI के अफसर के? उसका नाम क्या था? उसकी गाड़ी क्या थी? तुमने नंबर जरूर नोट किया होगा पुलिस के अफसर। उस जो अफसर है ISI का, उसको बुलाएं कि तुमने इसको अपनी तहवील में लेके तुम इसको कहाँ लेके गए।
मतलब दिस इज अ सीक्वेंस हाँ, आराम से पता ऑफ चल सकता है। इंक्वायरी। लेकिन इतना खौफ है सर भाई, ना अता बंदयाल, ना मुनीब अख्तर, ना एजाजुल एहसन, ये इनमें नसर नहीं है। इनकी बीवियां हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी बहनें हैं, इनकी इनके इनके औलाद है। ये इतना खौफ नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ना रोका गया, ये इस किस्म की फजा लेके आएंगे। फिर आप क्या, जो 65% आपकी जो पॉपुलेशन है जो 30-35 साल से नीचे है, जिससे आपने आखिरी उम्मीद छीन ली एक अच्छे फ्यूचर की, नौकरियों की, खुशहाली की, कि यहाँ बड़ी अच्छे स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, नौकरियां होंगी, कारोबार चलेगा। वो क्या करेगा? या तो चुप करके डर के बैठ जाएगा और छुप छुप के डकैतियां करेगा, लोगों को बंदूकें दिखा के पैसे चोरी करेगा। पहले तो पेटी क्राइम में चलेगा। जो ज्यादा जोश वाले हैं वो बंदूक उठा के स्टेट के खिलाफ लड़ पड़ेंगे। जब वो उठाएंगे और इस किस्म की खाना जंगी की इब्तदा शुरू होगी, हिट एंड रन होगा, फलाने अफसर को मार दिया, उस सिपाही को मार दिया, उस जीप के ऊपर आग लगा दी, उधर वो बैठा हुआ पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर जा रहा है उसको मार दिया, फिर आपके सारे और कूद पड़ेंगे। ये मैं बार बार इसी रिपीट करता हूँ कि मैं तो इतनी, जिस तरह एक फिल्म मेरे सामने चल रही है, खुदाई कसम है इसरार भाई, मैं इस तरह ये फिल्म चलते देखता हूँ तो उसके बाद मैं बार बार कहता हूँ, एक गोली चलाएगा वो जो समझता है कि ये मेरे साथ ज्यादती की गई, ये फौज ने जो इस मुल्क पर ये तबाही बर्बादी की, फौजी को मारना जायज है, पुलिस को मारना जायज है, ये लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं इनको जाना जायज है, इसलिए इन्होंने ये करप्ट लोगों को सजाएं नहीं दी। उसके साथ तखरीबकार, आपका सेपरेटिस्ट, आपका ड्रग स्मगलर, आपका क्रिमिनल, आपका हर तो सारा फिर केओस है ना, सारे का सारा एक गोली केओस। ये सही बंदा मारेगा, 9 गोलियां ये मारेंगे। ये कैसे कंट्रोल करेंगे? ये समझते फौज जो है ये फायर करेगी, ये रेंजर्स आके खड़े होके इतने इसका इतना। आप अर्बन इंसर्जेंसी, जहां लोग आपके साथ ना हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये अर्बन इंसर्जेंसी होगी, ये रूरल भी होगी, ये केपी में होगी, ये बलोचिस्तान में होगी, ये पंजाब में होगी, ये सिंध में होगी, ये हर जगह होगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। ये नहीं संभाल सकेंगे। एंड में मैं आपको बताऊं इसरार भाई, एंड में वही पुलिस का सिपाही, वही रेंजर्स का सिपाही, वही फौज का सिपाही, वही फौज का अफसर, वो अपना हथियार लेके जितना एमुनेशन उसके काबू में आएगा वो अपने घर को जाके बचाएगा कि मेरे घर पे कोई हमला ना कर दे मॉब, बिकॉज फिर मॉब्स हमला करेंगे, फिर लोग तकरीबकार इनके घरों पे हमला करेंगे। वो तकरीबकारी तो नहीं रहेगा ना सर, कोई नो वन इससे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, रोको, खुदा के लिए रोको। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह ताला करे, इनको हिदायत दे। सर ये आसिम को जब तक नहीं निकालेंगे, और साहिर शमशाद संभालता नहीं है आर्मी चीफ का ओहदा, और ये नदीम अंजुम और ये फैसल नसीर को नहीं हटाया जाएगा, इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और ये फौज ही कर सकती है। ये सईद, शाहिद इम्तियाज, ये 2 10 कोर कमांडर, CGS और साहिर शमशाद, ये 3 लोग हैं जो के ये कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। ये अगर कोर्ट्स को कहे ना कि जी आप ना इसकी जो तकर्री है ना आसिम, इसके ऊपर जी केस करें, हमें बताएं कि ये 25 अक्टूबर 2022 को इसने रिटायर होना था, ये 27 पे इसकी डेट कैसे गई? वो दस्तावेज ला के आओ भाई, सारे लेके आओ जी, कैसे हुई जी अपॉइंटमेंट? तो आपने इसकी, तो सर फिर शायद चलेगा। लेकिन वही वाली बात आपकी वाली, तो मैं ये कह रहा हूँ बिफोर इमरान के साथ ये कोई ऐसी हरकत करें, मिलिट्री कोर्ट में उसको ट्राई करें, खुदा ना खास्ता इसको सजाए मौत दें कि जी सेडिशन है, अप्रूवर ढूंढे, और अप्रूवर ढूंढने में तो 1-2 मिनट लगेंगे। हाँ, वो तो कई मिल जाएंगे, वो तो कई मिल जाएंगे। इमरान खान की एक बात आप प्लीज, इस आदमी ने ना ये पूरा पाकिस्तान का कैंसर एक्सपोज कर दिया। इसने फौज को एक्सपोज कर दिया, इसने फौज की बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती एक्सपोज कर दी, इसने जर्नैलों को एक्सपोज कर दिया, इसने पाकिस्तान आर्मी चीफ की बेलगाम ताकत जिससे पाकिस्तान तबाह हुआ है, इसने उसको एक्सपोज किया। इसने वो सियासतदान जो हमें पता थे करप्ट हैं, इन्होंने उसको एक्सपोज किया। इससे सारे जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं जो फ्रॉड किस्म के, उसको किया, ब्यूरोक्रेसी को किया, पुलिस को किया। डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर अकबर, 2 इनके वो सिंबल्स हैं ऑफ द ईवल ऑफ द पुलिस ऑफ पाकिस्तान, उनको एक्सपोज किया।
इसने तमाम उन लोगों को, उन इदारों को, सिविल सोसाइटी को एक्सपोज किया, उनके लीडर एक्टिविस्ट को, इसने तमाम मीडिया को एक्सपोज किया, इसने हर बंदे को नंगा करके खड़ा कर दिया पाकिस्तान में और कहा अब बताओ अब देखो मैं सही था या ये सही। सही बात। चले, अल्लाह ताला करम करे। हैदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आराम कीजिए, इस वक्त आप बहुत थके हुए हैं मुझे पता है, और अल्लाह ताला करे कि जो पाकिस्तान के मुतालिक आपने बातें की हैं, अल्लाह उसमें जो केओस की बात है उससे पहले पहले हमें तौफीक दे कि हम उससे बच सकें और पाकिस्तान में फितने से पहले पहले अपने आप को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेश रहो तू दानी हिसाब कम बेशर मुझे इसरा किसानों को। हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।